बचपन आपका कैसा रहा? इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि बचपन कहाँ है। थोड़ा समझने लगा था कि हाँ, घर की परेशानी क्या होती है। एक वक्त यूँ आया, सुबह उठकर 3:30-4 बजे शहर के चौराहे पर अखबार डालने का काम शुरू किया। पानी पिलाने के उस पे मुझे रखा गया। 10 रुपए मिलते थे पर डे। अपॉइंटमेंट की जब खबर आई कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो खुशी तो थी चेहरे पर, साथ-साथ आँसू भी थे। तो उनकी उस दिन बहुत याद आई। आज वो होते तो उनको बहुत अच्छा लगता। तो आपने आके राजी कैसे कर लिया इनको? राज साहब तो भाई बॉलीवुड के बहुत बड़े हाँ, राज सितारे हैं। साहब बहुत प्यार करते थे मुझे। मुनव्वर राणा साहब भी बहुत प्यार करते थे। मैनपुरी के मंच पे उन्होंने कहा था, चंद्रमोहन शर्मा जो हमें पिता तुल्य समझते हैं, कहते हैं वैसे ही बर्ताव करते हैं। हंसते हुए चंद्रमोहन, ये तुम्हारे लिए है शेर। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा। वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। जिससे मोहब्बत हो जाती है तो उसके लिए तो टाइम कैसे ना कैसे ही निकाल लिया जाता है। साहित्यिक जर्नी ही मुझको जिंदा रखे हुए है। यूं ना मुस्कुरा तेरी आदत ना हो जाए, यूं ना मुस्कुरा तेरी आदत ना हो जाए, मोहब्बत ना हो जाए, मोहब्बत ना हो। कभी सड़कों पर अखबार बेचा और कभी ठेला लगाया। मैनपुरी की सड़कों पर एक छोटी सी जिंदगी अपना जीवन ढूंढ रही थी। 2 जून की रोटी कमाने के चक्कर में सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाना, रात में देर तक नींद ना आना और यही सोचते रहना कि क्या यही जिंदगी है। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसने, उनकी किस्मत की लकीरें बेशक ही टूटी फूटी हों, लेकिन कलम की इबारत लिखना बाकी था। तो एक ऐसे मेहमान जिन्होंने बेहद संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ में काम किया। मुनव्वर राणा साहब, राहत इंदौरी साहब, इनके साथ में मंच साझा करने वाले और बैंक ऑफ इंडिया में हेड कैशियर की पोस्ट पर पदासीन हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में चंद्रमोहन जी। नमस्कार चंद्रमोहन। नमस्कार। और सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। तो जैसा मैंने अभी दर्शकों को बताया कि काफ़ी संघर्ष में जीवन आपने जिया अपना, बिल्कुल। और ऐसा चीज़ें आपने अपने बचपन से लेकर अब तक देखी जो शायद ही बहुत मुश्किल से ही किसी को देखने को मिलती हूँ। हालांकि संघर्ष में जीवन बहुतों का होता है, लेकिन इतना संघर्ष और फिर धीरे 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 करवट लेकर यहाँ तक पहुँचना, ये वास्तव में अविश्वसनीय है। तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से ही, छोटे से ही, जी। जो आपने छोटे से ही बहुत संघर्ष किया। तो बचपन आपका कैसा रहा? बचपन के भाग दौड़ में बचपन तो ऐसे ही चलता रहा। इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि बचपन कहाँ है, बचपन कब आया, बचपन कब कब आया, कब चला गया? कब चला गया। घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, उनकी व्यवस्था में जीवन लगा रहा, दिमाग सोचता रहा किस तरह से क्या किया जाए। क्या आगे बचपन थोड़ा सा समझ आया मुझे, थोड़ा समझने लगा था कि हाँ, घर की परेशानी क्या होती है, घर में परिस्थितियाँ क्या है। तो उनके चक्कर में थोड़ा सा मन उसी में रहा कि किसी तरह रोजी रोटी फैमिली की को थोड़ा ट्रैक पे कोई लेके आए। काम की तलाश हो जाए, जिससे काम करने लगें, जो कि उससे घर का खर्चा या चलता रहे। उसी तलाश में बचपन का एहसास ही नहीं हुआ कि कब बचपन आया, कब चला गया। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं और भी चीज़ें हैं, तो वो सब नहीं, चीज़ें खेलना तो तो नहीं हो पाया, क्योंकि खेलने के समय था तो स्कूल भी जाना रहा,
फिर अपना दुकान था तो वहाँ भी थोड़ा टाइम देते थे। तो उस चक्कर में बचपन नहीं पता चला कहाँ चला गया। हाँ, चला गया। नहीं, बचपन से ही संघर्ष हाँ, शुरू हो संघर्ष गया। बचपन से ही शुरू रहा। थोड़ा सा आप बताएंगे दर्शकों को कि आपने कैसे कैसे क्या काम किया? एक वक्त यूँ आया था कि सुबह उठकर 3:30-4 बजे शहर के चौराहे पर एक व्यक्ति थे, उनसे मुलाकात की, अखबार डालने का काम शुरू किया। 6-7 महीने अखबार डाला, घरों में जाते थे, गलियों में, मोहल्लों में, सुबह सुबह पेपर डालते थे। कभी बारिश का भी मौसम होता था, हाँ, सर्दी बिल्कुल। भी रहती थी, लेकिन वो तो जरूरी इन था। हालातों में भी रहा। और अपने सुबह फिर 8 बजे, 7:30 बजे आकर नहा धोकर फिर अपना काम शुरू। तो इसी व्यवस्थाओं में काम चलता रहा। फिर उसके बाद पिताजी ने एक छोटा सा काम शुरू किया था, ठेला लगाया उन्होंने, हम्म। तो एक रेडी लगाई। तो उस रेडी में सर्दी का टाइम था, तो गजक हमारे यहाँ चलती है, तो गजक की रेडी लगाई। तो वो तो नहीं जाते थे, तो मुझको ही आपको जाना ही देखना पड़ता था। पड़ता था। तो लगभग 2 ढाई 3 महीने ये भी संघर्ष का समय हिस्सा बीत रहा। गया। उसमें भी टाइम व्यतीत रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ से, कैसे क्या होता है। तो कोई ऐसा काम आपको याद हो, थोड़ा सा अ, एक अजीब सी उससे याद जुड़ गई हो आपकी उस समय की? मुझे याद आता है कि मेरे चाचा जी थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अभी आप एक काम, कोई ऐसा काम सीख लो जिससे जीवन का रास्ता आ जाए, निकल आए। कोई जीवन में काफ़ी परेशानियां आएंगी, तो वो फिर आपका जो हुनर है वो आपके काम आएगा। तो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम भी मैंने किया, उनकी दुकान पे जाते थे, मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम सीखते थे, और लगभग 1.5-2 साल मैंने ये भी किया, इस काफ़ी तरह का काम भी सीखा। छोटे मोटे काम से शुरू करते हाँ, करते फिर। मोटरसाइकिल काम भी किया, अच्छा, अखबार भी डाले, और ऐसे ही जीवन चलता रहा। धीरे धीरे ऐसे जीवन आगे बढ़ता हाँ, गया। एक बार मेले में पिताजी ने दुकान लगाई थी, तो वहाँ पर भी मैंने छोटा सा एक उनसे कहकर काम कराया था। उसकी उसकी भी मतलब यादें जुड़ी हुई हैं मेरे साथ। तो कुल मिला के ये है कि काफ़ी छोटे से ही हाँ, काम काज की काफ़ी शुरुआत हो गई। छोटे जो से ही काम चलता रहा। यूजुअली फैमिलीज में यही होता है कि बच्चों को पहले पढ़ाई लिखाई और इसकी तैयारी, वो सब चीज़ें जी, कराई जाती हैं। ये पढ़ाई ज़्यादातर। लिखाई भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा चलती रही, और मेन दिमाग उसी में लगा रहा, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, जिस हालात से हम लोग गुजर गुजर रहे रहे हैं, हैं। उसको आगे कैसे यानी किया जाए, डेवलप किया जाए। अच्छा, क्योंकि आप बैंक में हैं तो बैंक में कोई भी एम्प्लॉय लगता है, चाहे वो परमानेंट हो, कैसे भी हो, चाहे क्लरिकल ग्रेड में हो, चाहे प्रोविजनरी ऑफिसर हो, किसी भी रैंक पे जाता है, वो हमेशा टेस्ट के थ्रू ही जाता है, बिना हम्म। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के और इंटरव्यू के तो होता नहीं है। तो यही थोड़ा चर्चा का विषय रहा कि आखिर इतना सब कुछ काम करने के बाद में आपने अपनी ये पढ़ाई कैसे मैनेज की? पढ़ाई क्या है कि वक्त मिलता था तो हम स्कूल भी आना जाना रहता था। तो अभी हमारा बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें मुझे काम मिला। तो छोटे थे, 14-15 साल की एज होगी। तो वहाँ पर जो बैंक में जो काम होता है, पहला स्टेप होता है, मतलब पानी पिलाने का काम मिलता है। तो पानी पिलाने के उस पर मुझे रखा गया। अच्छा, टेम्परेरी हाँ, एम्प्लॉय की टेम्परेरी तरह। रखा जाता है, तो पानी पिलाने से मेरा काम चलता रहा। तो 10 रुपये मिलते थे पर डे, ओहो। रोजंदारी 10 रुपये मिलते थे। तो उस हिसाब से काम किया, काफ़ी साल तक काम किया। तो धीरे 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 काम चलता रहा उससे, और पढ़ाई भी अपना चलती रहती थी साइड में। ऐसे ही मतलब होता रहा काम। वैसे भी बैंक में भी अगर देखें तो जो इंटरनल टेस्ट होते हैं वो भी कोई इतने सिंपल नहीं होते हैं, कि ऐसे नहीं है कि कोई भी आए और निकल जाए। हाँ हाँ। मैनेज करना तो मुश्किल पड़ता ही है।
ये भी एक चीज़ है कि आपने इतना सब कुछ करते हुए फिर आपने बैंक का टेस्ट भी निकाला बिल्कुल। और इंटरव्यू भी आपका हुआ, देन हाँ, बैंक आप में उसमें आए। प्रमोशन के लिए वैकेंसी आती हैं, जो तो जो बच्चे होते हैं प्राइवेट, उनको रेगुलर करने के लिए रेगुलर करने के तो वैकेंसी निकालती है बैंक। तो उसी में हमने भी फॉर्म डाला, एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू भी हुआ। तो उस पे हमारा 2009 में, 20 मार्च 2009 में सिलेक्शन हुआ मेरा बैंक ऑफ इंडिया में। तो बहुत खुशी का पल था वो, आज भी मुझे याद है। 20 मार्च 2009 थी। तो मुझे जब ऊपर से पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है बैंक ऑफ इंडिया में एज ए सब स्टाफ, तो बहुत खुशी हुई, लेकिन दुख भी हुआ थोड़ा सा। दुख इस बात का हुआ कि मुझे याद आई पिताजी की। हमारे पिताजी हमारे चाहते थे कि हमारा बेटे, दो भाई हैं हम, तो दोनों बेटे हमारे बैंक में अच्छे अफसर बने। उस समय उनका फादर शुरू तब से तक ख्वाब था। फादर एक्सपायर हो गए। हाँ, तो उनका शुरू से ख्वाब था कि, तो जब ये वैकेंसी की, मतलब ये क्या कहते, अपॉइंटमेंट की जब खबर आई कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो खुशी तो थी चेहरे पर, साथ साथ आंसू भी थे। तो उनकी उस दिन बहुत याद आई। आज वो होते तो उनको बहुत अच्छा लगता कि हाँ, जो इस सपना, मकाम पर देखकर वो बहुत खुश होते। जो मतलब उनका पहले से ही मन था कि बैंक हाँ, में ही। पहले से ही मन था उनके कि दोनों बच्चे हमारे बैंक में हों, अफसर बने। अच्छा, कहीं ना कहीं क्या आपके मन में भी ऐसा ही था कि नहीं हमें बैंक में ही जाना है, या कुछ हाँ, इस तरह मेरा का? मेरा भी मन यही था। जब मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम सीख रहा था, तो मेरा मन ही नहीं लगता था, अच्छा उस अच्छा। काम में मन ही नहीं लगता था। तो मेरा भी यही रहता था कि किसी तरह कोई सरकारी जॉब या कुछ? नौकरी मिले, जॉब मिले, जिससे कि आगे बढ़ा जाए। तो बैंक में ही काम करने का बहुत मन था। तो धीरे धीरे वो ख्वाब भी पूरा हुआ। अच्छा, एक चीज़ जिस वजह से आज हम यहाँ पे हैं, तो मैंने देखा कि आपने कुछ किताबें वगैरह भी, ऐसा मुझे लगा कि कुछ किताब आपके यहाँ रखी थी हाँ, साहित्य की और इस तरह की, तो मैंने पढ़ा। और आप धीरे धीरे करके मुनव्वर राना साहब जैसे लोग हैं, राहत इंदौरी साहब जैसे लोग, उनके साथ तक आपने मन साझा किया। तो ये बैंक में रहते हुए ये शौक कैसे आपको लगा? मतलब ये पहले से ही था या बैंक में आने के बाद? नहीं, बैंक में आने से पहले यूँ तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि ये कहीं से लगा मुझे। तो धीरे धीरे ये, एक तरह से तुकबंदी कहते हैं, ये हाँ हाँ तुकबंदी हाँ। से शुरू हुआ। धीरे धीरे तुकबंदी होती रही और तुकबंदी के साथ साथ चलता रहा। ये कब शेर और शायरी में बदल गया, इसका एहसास मुझे भी नहीं है। कि उसी दौरान क्या नाम, यूट्यूब चला था। हाँ हाँ हाँ। उसी दौरान यूट्यूब चला था। तो यूट्यूब के माध्यम से हम लोग को देखते थे कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हैं, ये मुनव्वर राना साहब हैं। तो जाने मन में एक इच्छाएं थी इनसे कभी ना कभी मुलाकात हो मेरी। बहुत बड़े हाँ, शायर लोग बहुत हैं। बड़े शायर थे। तो एक रोज़ उनसे मुलाकात हुई कई बार उनसे। फिर यानी वो मुलाकात का बार बार सिलसिला चलता रहा। स्टार्ट एक बार हो जाता तो फिर वो हाँ, मिलना जुलना तो चलता ही मुलाकात रहता। का सिलसिला चलता रहा। तो उसमें राणा साहब के साथ भी रहे। और मैनपुरी में मैनपुरी में देवी मेला ग्राम सुधार प्रदर्शनी है, हाँ बहुत हाँ बड़ा हाँ, मेला लगता है। बड़ा मेला लगता उसमें संयोजक के रूप में काफ़ी कवि सम्मेलन, मुशायरे है। का भी अच्छा अच्छा। आयोजन कराया मैंने। उसमें राहत साहब हैं, मुनव्वर राना साहब हैं, शकील आजमी साहब हैं, हाँ, शकील आजमी साहब हैं, बड़े लोग हैं। एम तुराज साहब हैं, तनवीर गाजी जी हैं, पॉपुलर मेटी साहब हैं, आदिल रशीद साहब हैं। ऐसे काफ़ी दिग्गज बड़े बड़े लोग हैं। शायरों को, गोपाल दास नीरज जी हैं, नीरज साहब तो हिंदी के वैसे भी ऐसे काफी बड़े काफ़ी आदमी लोगों हैं। को मैंने वहाँ इनवाइट किया, आए। और एक नाइट मैंने कराई थी वो राहत इंदौरी और गोपाल दास नीरज,
अच्छा, दोनों को एक उर्दू के हिंदी शायर उर्दू हैं का और एक मिलन, हिंदी के हाँ, अपने। हिंदी उर्दू का मिलन कराया। हाँ, ये 2015 की बात है। 15 मैनपुरी में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। काफी बड़ा आयोजन था वो। गोपाल दास नीरज और राहत इंदौरी साहब दोनों लोग आए एक साथ आए थे एक साथ। तो। वैसे मैनपुरी क्योंकि बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा टाउन है। यूजुअली जो बड़े कलाकार होते हैं वो थोड़ा छोटे टाउन में जाने से बचते हैं। हाँ, तो आपने आगे राजी कैसे कर लिया इनको? राज साहब तो भाई बॉलीवुड के बहुत बड़े हाँ, राज सितारे हैं। साहब बहुत प्यार करते थे मुझे। क्योंकि मुनव्वर राना साहब भी बहुत प्यार करते थे। और एक जगह ये मैनपुरी के मंच पे उन्होंने कहा था, हमारे बारे में बहुत कहा उन्होंने। और राज साहब का भी आशीर्वाद मिला। और आदिल रशीद जी भी आए उसमें, काफ़ी लोग आए उसमें। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा वो। 26 मैनपुरी में 26 शायर पहली बार आए थे। श्री देवी मेला ग्राम सुधार प्रदर्शनी में एक साथ 26 शायर, बहुत बड़ी बात है। 26 शायर शायरा। एक साथ कहाँ उसमें होते हैं? AM तुराज साहब, शकील आजमी साहब, पॉपुलर मेरठी साहब, तनवीर गाजी साहब, सबीना अदीब जी, ताहिर फराज साहब, ऐसे काफ़ी दिग्गज कलाकार। इन लोगों को आपने मना कैसे लिया, मतलब? वो बड़ा ताज्जुब नहीं होता है शायर जो वास्तव में शायर हैं, वो इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करते हैं। जहाँ मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, ये बात सही वहाँ है कि पैसे की बात नहीं होती है। पैसे का कोई जिक्र नहीं होता वहाँ पर। बस मुट्ठी बंद करके जो दे दिया, उन्होंने मुट्ठी बंद करके ले लिया। ना उन्होंने कभी देखा कि हाँ, हमें ना कितना उन्होंने मिला। कभी, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। किसी भी शायर को मैंने फ़ोन किया हो, उसने कभी भी ये कहा हो चंदमोहन मेरा पेमेंट क्या है। बस यही कहा कि चंदमोहन तारीख क्या है। तो मुझे तारीख बतानी पड़ी। और ये ऊपर वाले का करम रहा कि जिसको बुलाया वो केवल मेरी तारीख पर ही आया। तारीख का एक्चुअली क्या होता है, मैंने ये भी देखा है कि वास्तव में बड़े लोग ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते हैं। हाँ, बड़े, आपस के जो यार मोहब्बत है उसको ज़्यादा लेके चलते हैं, वो पैसे के लिए इतना ज़्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैं अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, तो सुनिधि चौहान बहुत काफ़ी जी फेमस सिंगर हैं। तो सुनिधि जी भी जब ये स्टार्टिंग में गई थी वहाँ पर बॉलीवुड में पहुँची थी, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर एक हैं तो वो छोटे मोटे काम इनसे कराया करते थे, तो उनको देते क्या थे, 5,000 रुपये 10,000 रुपये दिया करते थे। खैर सुनिधि चौहान धीरे धीरे जब उनका सिक्का बैठ गया एकदम से, तो वो बड़ी हो गई। लेकिन उन्होंने फ़ोन किया सुनिधि को कि सुनिधि बेटा, मैंने सुना है कि अ, आप 50,000 रुपये से भी ज़्यादा लेने लगी। जी। तो उन्होंने कहा कि दादा 50 नहीं, 1 लाख। अच्छा। और जैसे ही उन्होंने 1 लाख कहा सुनिधि ने, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया कि बोले मैं तो इनको 10,000 रुपये, भाई प्रोड्यूसर की इतनी हैसियत ही नहीं है देने की। लेकिन वो ये चाहते हैं प्रोड्यूसर की सुनिधि एक सॉन्ग करें, उनकी वजह से सॉन्ग लिखा गया है। तो फिर उन्होंने जो है सुनिधि का फ़ोन वापस आया उनके पास में कि दादा क्या है, फ़ोन क्यों काटा आपने? अब बेटा कि आप तो मेरे पकड़ से बाहर निकल गई हो कि इतना पैसा कितने, आपने ये पूछा कि आप इस समय कितना चार्ज कर रही हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि अब अच्छा। मैं 1 लाख रुपए चार्ज कर रही हूँ और आशीर्वाद दीजिए कि 2 लाख 3 लाख पहुंचे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आपके दादा ये बताइए आपकी रिकॉर्डिंग कब है? मतलब उन्होंने बात भी नहीं की, उन्होंने ये तक नहीं बात की थी कि हमारी कोई रिकॉर्डिंग होनी क्या होनी है। अच्छा अच्छा। सीधे सीधे बस सिर्फ इतनी हुआ, दादा आप बताओ कि रिकॉर्डिंग कहाँ है, कब है, किस तारीख को है। तो तारीख बता दी गई, ये है। सुनिधि ने एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे कितना मिलेगा। बिल्कुल। वो बड़े, सॉन्ग सुनिधि जी ने गाया, रिकॉर्ड किया, बाकायदा फिल्मों में शूट हुआ। और प्रोड्यूसर के पास 11,000 रुपये थे। अच्छा। केवल 11,000 रुपये में, जिस समय सुनिधि जी 1 लाख रुपए से ऊपर चार्ज करती थी, उस समय उनके पास में 11,000 रुपये थे। और 11,000 रुपये फिर जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, जो राइटर थे, उन्होंने कहा कि सर इनको कम से कम इतना तो कर दिया, 21,000 तो उसको दे दो, ये छोटा नाम नहीं रह गया, बड़ा नाम है। तो खैर उसने जैसे तैसे करके 21,000 रुपये दिए। और सुनिधि से फिर यही कहा गया कि बेटा बस यही है जो कुछ है। सुनिधि ने वो पैकेट ले लिया।
आज तक बता रहे हैं कि आज तक कभी उसका जिक्र भी नहीं किया है बिल्कुल है। कि आपने नहीं, मुझे इतना अच्छे पैसा लोगों दिया है। की मतलब यही ये पहचान वाकया है। मैंने सुना, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है, वो पैसे को लेके महत्व नहीं ज्यादा देते हैं, नहीं देते। संबंधों को महत्व देते हैं। साहित्य में काफ़ी चीज़ें लिखते रहते हैं, सॉन्ग्स भी आपने लिखे हैं और शेर व शायरी पहले भी आप करते रहे, फिर अगर सॉन्ग्स भी आपने लिखना शुरू किए, भजन भी आपने अच्छे अच्छे लिखे, मैंने सुने हैं। तो ये शायर का जो मूड होता है, जो सॉन्ग्स का मूड होता है, थोड़ा सा अलग होता है। ये हुआ कैसे, चेंजेस कैसे आए फिर ये? ये एक थोड़ा, इसके पीछे एक वाकया है। ये एक धोखे से बात अगर जोड़ी जाए तो वो धोखे शुरू होती है, अच्छा। फ्रॉड से। मतलब ओ। कहने का मतलब ये है कि किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो आपके साथ बुरा ही करता है। तो ये वहाँ से बात शुरू हुई थी। पहले मैं शेर शायरी, गज़ल, कविता यही लिखता था, लेकिन एक सज्जन थे, उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी मैंने सपोर्ट किया उनको। सपोर्ट के साथ साथ पैसे से भी किया, जैसे भी ज़रूरत पड़ी उस तरह से मैंने उनकी हेल्प की। लेकिन जब वो थोड़ा सा ठीक हो गए, जब ग्रो अप हो व्यवस्थाएं गए, व्यवस्थाएं बढ़ ठीक गई, चलनी। थोड़ा उठने लगे, तो उन्होंने मुझे गिरा दिया। खुद तो उठ गए, मुझको गिरा दिया। नहीं, तो वो जब, उनकी नज़र में हो सकता है कि हाँ, निकाल दिया हो, ये तो कहने की बातें हैं। तो वहाँ संबंध भी खराब हुए। चक्कर क्या था हाँ। कि मैं किसी से कनेक्ट होता हूँ तो दिल से होता हूँ, वैसे नहीं होता हूँ। तो मैं तो मोहब्बत से कनेक्ट हुआ था, प्यार से कनेक्ट हुआ था, दिल से कनेक्ट हुआ था। लेकिन मेरी वो दिल मोहब्बत सब बेकार कर दिया, मुझको बुरी तरह दिल तोड़ दिया मेरा, झकझोर के रख दिया। पैसा से भी मेरा नुकसान हुआ, दिमाग से भी हुआ, और समाज में भी हुआ मेरा। उन्होंने मेरे जो संबंध थे वो भी यूज किए, जो मेरे संबंध थे वो भी यूज किए, और लास्ट में आके उसके लास्ट बाद में आके मुझे छोड़ दिया। आपको अलग कर दिया। तो वहीं से ये, खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं बाद से में किस्सा शुरू हुआ। वो बीच में मैं थोड़ा सॉन्ग धीरे धीरे लिखने लगा था, तो लिखते लिखते ये कार्यक्रम, शायरी तो पहले से थी, गज़ल पहले से, कविता पहले से था, साहित्य में पहले से रुचि थी, तो धीरे धीरे सॉन्ग में वो यानी चेंज हो गया, धीरे करके सॉन्ग्स में आ गया। सॉन्ग में चेंज हो गया मेरा। तो सॉन्ग्स का पहला थोड़ा सा मूड अलग होता है। पहला सॉन्ग मैंने लिखा था मैनपुरी के ऊपर। हाँ, वो सॉन्ग तो आइकॉनिक सॉन्ग रहा है। अपना सुबह मैनपुरी लिखा गया, करके, दोपहर में रिकॉर्ड हुआ, शाम को हाँ, रिलीज हो गया। अपना वो तो मैनपुरी खैर। करके मैंने ये लिखा था। उसमें मैनपुरी की कल्चर के बारे में मैंने लिखा हुआ है। मैनपुरी में क्या कल्चर है, मैनपुरी के आसपास साहित्यिक लोग हैं उसमें, और मैनपुरी में मठा के आलू हाँ, ये तो कल्चर ही है, पूड़ी बहुत पसंद करते हैं, कल्चर तो है। उसको भी मैंने उसमें लिया है। कि ये भी सुना गया कि अब तो थोड़ा भौतिकवादिता ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि शादियां नहीं होती थी कि अगर वो हाँ, मट्ठे के आलू, और मट्ठे अगर के उस तरह की आलू और पूरी पूड़ी नहीं, तो अगर ये जरूरी नहीं है। मिलती है तो शादियां टूट जाती थी। तो उस सॉन्ग में खाने में ये मैंने होना मट्ठे के चाहिए। आलू और पूड़ी का भी जिक्र किया है। माता शीतला देवी हैं हमारे जी 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 मैनपुरी में, जी। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। बहुत बड़ी मान्यता है उनकी हाँ, तो। माता शीतला देवी का भी उसमें जिक्र है, मैनपुरी के शहीदों का भी जिक्र है। तो इस तरह से काफ़ी पॉइंट लिए मैंने। वो सॉन्ग काफ़ी अच्छा रहा था, और काफ़ी शायद आपने इसमें रिलीज़ किया था, नुमाइश में रिलीज़ किया निवास था। में मैंने किया था। यहाँ देवी मेला ग्राम सुधार प्रदर्शनी का मंच, बहुत बड़ा मंच है, कादम्बरी मंच है जो उस पर मैंने किया था उसको रिलीज़ किया था रिलीज। आपने। काफ़ी भीड़ जी जी, बहुत भीड़ थी उसमें। लग नहीं रहा था कि हाँ, बहुत एक भीड़ समय ये थी। लग रहा था पता नहीं कौन देखेगा, लेकिन जब वो चला हाँ, सॉन्ग जब तो वो फिर चला तो काफ़ी लोगों ने सेल्फी ली, फोटो खिंचाई, आशीर्वाद दिए। काफ़ी और लोगों से मुलाकात हुई, जो मुझे नहीं जानते थे वो भी मुझे जानने जानने लगे। लगे, कुछ पहले से भी जानते थे। डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, हाँ, काफ़ी अधिकारी थे, और मैनपुरी की बहुत अच्छी जनता थी। सभी के बीच रिलीज किया था मैंने उसको। काफ़ी भीड़ थी उस समय, काफ़ी भीड़ क्योंकि थी, मैं देख बहुत रहा भीड़ था कि था। उस समय जो बाहर एलईडी लगी थी बड़ी वाली, बिल्कुल,
बाहर बहुत भी भीड़ लोग थी, देख रहे थे, काफी भीड़, अंदर भी तो पूरा मंच तो वो तो पूरा भरा ही देखने हुआ था, पूरा पंडाल भरा देखने हुआ था, लायक भीड़ थी। देखने लायक भीड़ थी। तो कुछ अपनी कुछ ऐसी रचनाएं कुछ ऐसी हैं, कुछ लिखा हुआ आपने, कुछ सुनाइए थोड़ा सा। अभी मैंने लिखा है, एक सॉन्ग लिखा है, उसकी 4 लाइनें आपको सुनाते हैं। यूं है कि यूं ना यूं ना मुस्कुरा तेरी आदत ना हो जाए, यूं ना मुस्कुरा तेरी आदत ना हो जाए, मोहब्बत ना हो जाए, मोहब्बत ना हो जाए। कोई सॉन्ग है तो यूं ना मुस्कुरा तेरी आदत ना हो जाए, मोहब्बत ना हो जाए, मोहब्बत ना हो जाए। यूं ना मुस्कुरा तेरी आदत ना हो चलिए ज़्यादा रिवील भी नहीं करेंगे इसको। जाए। हाँ। और भी मैंने सॉन्ग सुने आपके, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, और एक दो आइटम सॉन्ग्स भी आपने बनाए, यूट्यूब पे चल रहे हैं। जी जी जी। और एक सॉन्ग जो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब जो आजकल जो लड़के हैं, वो नारायण सिंगर है, उसने गाया है, तुम मेरे ना हुए। तुम मेरे ना हुए। बड़ा अच्छा शूटिंग हुई है उसकी, बड़ा हाँ, वो भी सॉन्ग अपना है, तुम मेरे ना हुए। क्या हुआ जो तुम मेरे ना हुए। जी जी। बड़ा अच्छा सॉन्ग है, उस सिंगर ने भी बड़ा अच्छा गाया, बड़ा बढ़िया उसने किया है। ये शायद आपने लिखा था, हाँ, ये हमारा ही आपने लिखा लिखा था, हुआ है। ऐसे ही जो है। पिछले साल इसको रिलीज किया था मैंने, वो भी निवास ग्राउंड में ही किया था। हाँ हाँ हाँ। श्री देवी मेला ग्राम चुनाव प्रदर्शनी में भी किया था। तो आपका जो ये साहित्यिक सफ़र है, इस बीच में काफ़ी लोगों से आपकी मुलाकात भी हुई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ होती है कि जैसे जैसे आदमी का स्तर जो है समाज से धीरे 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 करके ऊंचा होना शुरू होता है, तो हम लोगों की एक बहुत बुरी आदत है कि चाहे हमारा उनसे कोई मतलब हो ना हो, लेकिन हम क्रिटिसिज्म जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ बोलना, मतलब एक होता है ना नेगेटिव थॉट। सॉन्ग अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन बोलना होता है। आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? कुछ नहीं, सुनने को तो मिलता ही होगा आपको सुनने कि को तो मिलता है, अपना अपना सोच है आदमी का, क्या उसमें वो किस तरह से सॉन्ग को मतलब ले रहा है। शब्द कहीं, शब्द तो सभी अच्छे होते हैं, शब्द कोई खराब नहीं होते हैं। अब वो उसकी क्या सोच है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे भी लोग होते हैं बड़ा तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग जो मुझसे ये कहें कि उनको मतलब हजम नहीं होते हम, तो वो थोड़ा निगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव भी हैं लोग, हाँ, हर तरह तो के ये लोग हैं, तो खैर वो हर तो तरह के लोग हैं। खुद कुछ नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं है, तो उनका उनको हाँ, ट्रोल कुछ करना नहीं शुरू तो कर उस दो। पर ट्रोल करेंगे कुछ ना कुछ। आगे ये क्या है, वो क्या है। हाँ, अरे क्या सॉन्ग लिखा है, ये तो अच्छा नहीं है, इससे बेहतर लिख सकते थे। एक आपका एक सॉन्ग बहुत चला था, एक आइटम सॉन्ग बहुत चला था। यूजुअली आपके जो सॉन्ग्स हैं वो थोड़ा सीरियस सॉन्ग्स होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, अच्छे हाँ सॉन्ग्स होते हैं। एक बेबी टीना करके सॉन्ग आया था, हाँ, ओ बेबी टीना। बेबी टीना, ये किस मूड में लिख डाला था आपने? ओ बेबी टीना, गर्मी का माहौल था, तो ये गर्मी बहुत थी, तो ये ख्यालात था कि गर्मी में परेशान थे, तो एक वहाँ दृश्य बना, उसी के ऊपर मैंने लिखा, वो सॉन्ग भी ऐसे सर से रिलीज किया, टपके बड़ा अच्छा लगा पसीना, वो ओ सॉन्ग। बेबी टीना, ओ हाँ, वो बेबी भी टीना। टीना। इस और तरह से उसमें वो। बड़ा अच्छा सिंगर ने गाया भी, अच्छा उसने, हाँ, वो अच्छा गाया, नारायण पंडित जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। काफी बढ़ता हुआ सिंगर है, अच्छा हाँ, सिंगर है। बहुत अच्छा गाया। उस अभी उसने 8-10 सॉन्ग और गाए हैं मेरे, जो आने वाले हैं। आने वाली है। हाँ, भजन भी हैं खाटू श्याम के, हाँ, खाटू श्याम का भी खाटू श्याम म्यूजिक महाराज के वगैरह बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, मैंने भजन दो भी तीन हैं। सुने, उसमें तो बहुत अच्छे लगे। हारे के सहारे बाबा तुम हारे के हारे के सहारे, सहारे भी है। एक खाटू वाले दीवाने ने तेरे आ गए, ये बुलाया। मुझे बहुत, मतलब पता नहीं क्यों ये सॉन्ग जो है, ये भजन दीवाने तेरे आ गए, और एक वो रंगे चुनरिया, इसका जो रंगे चुनरिया भी है। राग दरबारी का ये खाटू बेसिकली वाले है, ने तो बुलाया है चलो, ये भी ये बड़ा एक आने वाला। अच्छा वो है। तो इनका कुछ है रिलीज करने का प्लान, क्या है कुछ? हाँ, ये अभी सॉन्ग लगभग जनवरी 2026 तक आ जाएंगे। भजन का एल्बम आएगा 2025।
हाँ, ये तो 2026 है कि तक। थोड़ा सा एक तो जनवरी मैनपुरी में कोई 26 तक। स्टूडियो अभी वैसा है नहीं, ऐसा हाँ प्रोफेशनल हाँ स्टूडियो लाइक। स्टूडियो तो कई सारे हैं, बट मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने आधार वगैरह रिकॉर्ड किए हैं। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा पुराना गांव है, का कल्चर ज़्यादा गाँव है। का कल्चर रहा है, तो वो रिकॉर्ड किए हैं, तो उनको थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में भी ज़्यादा हम्म। आइडिया नहीं है। तो बैंक और साहित्य, अब देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि बैंक हाँ का जो काम है फाइनेंस का, वो बहुत ही बारीकी और बहुत उसका काम है, और साहित्य एक अलग मूड का काम है। बिल्कुल। इसके बीच में सामंजस्य कैसे बैठता है? तो साहित्य या अपना शौक कहें, जिससे कहते नहीं है, जिससे मोहब्बत हो जाती है, तो उसके लिए तो टाइम कैसे ना कैसे ही हो जाता, निकाल लिया जाता है। तो ये हमारा शौक है, ये इससे मोहब्बत है, तो मोहब्बत के लिए तो दिन रात सब एक ही है। उसी में टाइम थोड़ा थोड़ा निकल आता है। तो जब होता शब्द उतरने लगते हैं, तो जहाँ भी होते हैं रास्ते में, सफ़र में, तो भी लिख लेते हैं बाइक लोग। पर कहीं भी होते अपना वहीं लिख लेते हैं। तो ऐसे करके काम हो मतलब जाता कुल है। मिला के ये है कि कुछ ना कुछ हाँ, कुछ ना चलता कुछ, रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना लिखता कुछ रहता है। चलता रहता है। अच्छा, कोई आपने कोई किताब वगैरह रिलीज की है हाँ, अपनी, कोई मैंने किताब वगैरह आई है? 2015 में मेरी किताब आई थी एक, उसका विमोचन डॉक्टर राहत इंदौरी और गोपाल दास नीरज जी ने किया था। मैं और जिंदगी। और जिंदगी। मैं और जिंदगी ये पहली कहीं मिल पुस्तक। सकती है क्या? कहीं पर है, मौजूद है अभी? हाँ, अमेज़न पर भी है। अच्छा, अमेजोन पर अमेज़न किंडल पर भी है। एडिशन। अमेज़न पर है। अच्छा, मुनव्वर राणा जी के साथ में आपके संबंध जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मुनव्वर राणा जी यूजुअली किसी के लिए बोलते नहीं हैं, मैंने देखा जी। है उनके प्रोग्राम्स मैंने देखे। लेकिन वो, या तो कोई बहुत बड़े लोग हों उनका जिक्र चलता है, यूजुअली अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने आपके बारे में काफ़ी कुछ कहा था। हाँ, वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे, और कई मंचों पे उन्होंने कहा भी है। मैनपुरी के मंच पे कहा था हाँ, वही क्लिपिंग कि मैंने देखी थी। चंद्रमोहन मेरे बेटे की तरह है। इस तरह से उन्होंने 2-3 बार जो साहित्यिक मंच रहे, मैनपुरी हमारे ही आयोजन रहा, हमारे ही उसमें रहे संयोजक में, तो वो आए यहाँ पर। मैनपुरी की जनता को बहुत उन्होंने कहा, और मैनपुरी की जनता ने बहुत मुझे चाहा भी। मुनव्वर राणा, अगर कोई बात होती थी तो वो कहते चंद्रमोहन से पूछिएगा मुनव्वर राणा के बारे में, तो इस अब राहत अपनी इंदौरी के बारे पहचान में। के हाँ लिए अब ये होगा कि उनसे पूछिए तो बिल्कुल। आप पता चलेगा कि मुनव्वर हाँ, राणा जी मुनव्वर कौन है। राणा के बारे में जबकि मुनव्वर राणा साहब भी खैर कहना बहुत बहुत बड़ी प्यार बात है। किया उन्होंने मुझे। राणा साहब तो वैसे भी बहुत बड़ी हस्ती पहचान के थे। मोहताज नहीं। बहुत बड़ी हस्ती थे। ऐसे ही राहत इंदौरी साहब यहाँ पे आए थे, तो राहत इंदौरी साहब को आपने कैसे मना लिया था अचानक ऐसे ही? राज साहब से बात हुई कि मैंने कहा सर, ऐसे ऐसे एक आयोजन रखने का हमने किया है प्रयास, हम चाहते हैं आप आएँ। गोपाल दास नीरज जी उसमें हो हैं, और आपको भी होना चाहिए। तो बोले चंदन बताइए आप। तो मैंने कहा सर, क्या मेरा रहेगा पेमेंट आपका? तो बोले नहीं, तुम मुझे तारीख बताओ, पेमेंट नहीं, तारीख क्या है आपकी? तो मैंने उनको डेट बताई, उस डेट पर वो आए। तो पैसे की कोई बात? पैसे का कोई वो नहीं हुआ था। बोले मुट्ठी बांध बांध के जो दे देगा वही ले लूँगा। मैंने भी मुट्ठी बांध के जो दे दिया उन्हें, उन्होंने मोहब्बत से, बहुत ही मोहब्बत से कबूल किया, और बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा आयोजन रहा वो। ये मालूम नहीं पड़ा कि पैसे कम मिले या कुछ पैसे का ऐसा, तो कोई वो महत्व नहीं नहीं रहा, दिया उन्होंने कुल मिला के। कोई पैसे को महत्व नहीं रहा। चलो, आजकल मैं देखता हूँ आयोजन तो खैर काफ़ी कम हो गए हैं। अच्छा, भौतिकवादिता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पुराने जितने लोग हैं ये पैसे को उतना महत्व नहीं देते थे। आज की डेट में अगर किसी को हम बुलाते हैं, कुछ कहते हैं, तो सबसे पहले जो है, पहले तो डायरेक्टली बात ही नहीं करते। हम्म। यूजुअली अब जैसे आप राणा साहब हैं, ये लोग खुद ही बात कर लेते थे, इनका सबको नंबर पता है और कोई भी बात हाँ, कर लेता उनका था तो उनसे। नंबर बटा हुआ था, सभी पे अवेलेबिलिटी उनकी नंबर है, था। अगर किसी प्रोग्राम में नहीं जो है। भी चाहे, उनको कभी भी टाइम नहीं था उनको हाँ, फोन करने के लिए, कभी भी फोन कर सकते। कभी भी आप जो उठा लेते हैं। लेकिन आजकल जो लोग हैं, थोड़ा सा भी उनको अगर मिल जाता है तो सबसे पहले वो मैनेजर रखते हैं अपना हाँ, ये तो खैर तो बहुत। इस बारे में, इस कल्चर के बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, क्या जो कहना चाहते हैं इस कल्चर के बारे
कहते हैं ना, जो बड़े शायर हैं, अच्छे शायर हैं या कवि हैं, वो इन चीजों से दूर रहते हैं। उनके पास इतना काम ही रहता है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है मैनेजर रखने का, असिस्टेंट रखने का ना। उनके पास ऐसे काम ही रहता है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम रहते हैं। वो लोगों का उनके ऊपर प्यार रहता है। अगर वो नहीं है तो मुशायरा नहीं है, कवि सम्मेलन नहीं है। शान है वो, एक प्रोग्राम का बकार हैं। अब आजकल तो जमाना ही चेंज हो गया है, शायरों के रेट बढ़ गए हैं। अब मुशायरा करना, कराना, कवि सम्मेलन कराना बहुत मुश्किल काम हो गया है। हाँ, बजट हाँ, काफी ज्यादा। आम आदमी की बात नहीं रही। अब ये बड़े बड़े नेताओं के हाथों में चला गया। बड़े बड़े समाज सेवी हैं, जो करोड़पति लोग हैं, उनके हाथ चला गया है मुशायरा। तो आम आदमी के गिरफ्त से बाहर हो गया है। अब इतना पैसा हम लोग नहीं दे पाते हैं, पेमेंट भी बढ़ गए हैं। हाँ, आप किसी भी शायर या कवि से बात करें तो बहुत पेमेंट है उनका, तो उतना नहीं हो पाता है। शहर छोटे हैं, कलेक्शन हो नहीं पाता कहीं। टिकट कैसे घर आएंगे? से आदमी कहाँ से लगाएगा? अपने घर से तो खैर लगाना हाँ। इतना पॉसिबल नहीं है। 10-20 हजार की बात होती है, हाँ, आदमी कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। 1-2 लाख रुपए तो नॉर्मल अब आदमी का तो पेमेंट हो गया। तो 5 लाख से नीचे कोई तो बात आयोजन नहीं नहीं करता है। है। छोटा सा भी आयोजन कराएंगे तो 5 लाख हाँ, रुपए कम 1-1.5 से लाख कम रुपए उनकी खुद की फीस हो जाती है। हाँ, उनका कोई भी आयोजन है। अब क्या है कि हर फील्ड में पैसा बढ़ गया है, चाहे शायर हो, चाहे कवि हो, चाहे चाहे यानी संगीत में भी हो। संगीत में भी जो सिंगर आ रहे हैं बहुत पैसे ले रहे हैं। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा म्यूजिक का 30 मुझे 30 भी लाख है। रुपए ले रहे हैं सिंगर। 40 लाख, 30 लाख, नहीं, 1 चलिए करोड़, वो तो एक चीज ऐसी है 2 कि वो करोड़। प्रोफेशनल लोग हैं, चलो कर रहे हैं, उन्होंने सीखा है, हाँ, बाकायदा बहुत उनका कुछ तो है। खैर है। मैं यहाँ के सिंगर्स के बारे में देखता हूँ कि ज्यादातर जागरण में गाने वाले ही लोग हैं, सिंगर्स हैं। खैर मैं किसी की बुराई नहीं करता, बट एक चीज होती है कि घमंड। हम्म। जैसे जैसे आप आगे कलाकार आप हैं, अगर आप आगे बढ़ते हो, आपका स्तर आगे बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा झुकना सीखना चाहिए। बिल्कुल है। जैसे वैसे तो कहने वाली बात नहीं, यूजली कोई बात नहीं करता। एक वो हैं बैंजो बजाते हैं, अच्छा सिकंदरपुर पास में ही है, वहाँ रहते हैं। मुझे याद नहीं है नाम, उनका नहीं याद आ रहा। बड़ा डाउन टू अर्थ अच्छा। अच्छा और बाकायदा कारोबार मैनेज करते हैं, सब कुछ है। कीबोर्ड बजा लेते हैं, बेंजो बजा लेते हैं, सिंगिंग भी उन्होंने की है, अच्छा। अच्छी आवाज़ भी है। और एक बार हम उनको रिकॉर्ड कर रहे थे, और भी लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, ढोलक पे भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। तो जो नाल बजा रहे थे वो भी थे, कीबोर्ड वाला बच्चा था एक, वो भी था, और एक पैड बजा रहा था, वो भी था। तो अब मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं बार बार जो चीज़ मुझे चाहिए थी अच्छा। अच्छा, वो नहीं मिल पा रही थी। नहीं वो उस मिलता। तरह से मैं उनको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा था ये, तो वो जो ढोलक वाला था वो खेल गया। अच्छा अच्छा, झूल गया। वो बाहर निकल के उसने बड़ा उल्टा सीधा बोला कि अरे ये कल के डायरेक्टर पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्टर बन के बैठ गए, म्यूजिक डायरेक्टर बन के बैठ गए। आता जाता कुछ है नहीं, इनको क्या पता क्या होता है ये वो। लेकिन वो बेंजो वाले जो भाई साहब थे, उन्होंने उस बात को समझा और कहा दादा आप बताओ करना क्या है। मैंने को बताया कि ये करना है। उन्होंने फिर अपनी भाषा में सबको समझाया कि आपको क्या करना है, कैसे बीट लेनी है, क्या करना है। अब आप समझिए कि कितने प्रोग्राम्स में ये लोग जाते हैं, हम्म। अनुभव एक्सपीरियंस बहुत है। मैं बिल्कुल ये है। तो नहीं कह सकता कि भाई इनको बजाना नहीं आता, ऑब्वियस बात है, बजाना आता तभी आज आए हैं। तो जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि घमंड जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो आजकल आप भी देख रहे होंगे, आपकी फील्ड में शायर लोग आते हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं। घमंड क्या, वही है ना, जब आदमी को जरूरत से ज्यादा मिलने लगता है, अपेक्षा से ज्यादा मिलने लगता है, तो किसी किसी के घमंड आ ही जाता आ है, ही जाता सर है। चढ़ के बोलता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो आती जाती छांव है, कभी आपके पास है, कभी किसी के पास है। और फिर साहित्य है या संगीत है या ये घमंड चीज, किस बात का? तो इंटरनल कला है, कला तो है। कला में घमंड किस बात की? घमंड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मनुष्य है, कुछ भी कर सकता है।
आप सोचिए, आप, मैं चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में रहता हूँ, तो बिल गेट्स से बड़ा नाम तो आई डोंट थिंक कि बिल्कुल। कोई होगा उनके। मैं ये सोचता हूँ जिस आदमी ने पूरी दुनिया जीत ली है विंडोज लेकर, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में भी उनका नाम शुमार रहा, और आज की डेट में अपनी वो पूरी दौलत जो है, जो कुछ उन्होंने कमाई है, वो दान कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर उन्होंने घमंड किया होता तो उनको कितना घमंड होना चाहिए हाँ, था। उनको ज्यादा घमंड होना चाहिए था। पैसा भी उनके पास है, पावर उनके पास है, नहीं, कंप्यूटर्स भी उनके घमंड भी पास है। उस, घमंड क्या है, उसी के हाथ होता है जिस पे कुछ नहीं होता है। हाँ, जिस अज्जल पे गगरी बहुत कुछ छलकत होता जाए, है उसे टाइम ही नहीं उसे है इन टाइम ही चीजों नहीं का। है, सही बात है। जिस पे कुछ नहीं है उसी के पास घमंड है। हाँ, गगरी थोड़ी सी भरी हुई तो वही हाँ, वो छलकेगी। छोट उसे थोड़ा मिल जाए उसी पे उसे घमंड है। घमंड है। और जिसको मिल जाए बहुत उसको घमंड नहीं है। उसको टाइम ही नहीं, घमंड कहाँ से करे वो। काम ही इतना है उसके हाँ, लिए कि काम ही बहुत जरूरत ही रहता नहीं है। है उसकी। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि जो आदमी डाउन टू अर्थ होता है, जी। धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और बढ़ता ही शायद इसी वजह से घमंड है ही नहीं। हाँ, घमंड नहीं होगा तो सीढ़ियाँ आपके लिए खुली हुई हैं। हम्म, अगर घमंड होगा तो कहीं ना कोई सीढ़ी आपको धोखा दे देगी। ब्लॉक करेगी करेगी। बिल्कुल धोखा दे ही देगी। तो कुल मिलाकर आपकी जो साहित्यिक जर्नी है, उस साहित्यिक जर्नी से अब करंट के टाइम में, इस टाइम में आपको क्या महसूस होता है, और आपकी आगे की क्या प्लानिंग है कुछ? अभी तो सॉन्ग पर ही मेरा काम चल रहा है। काफ़ी सॉन्ग लिखे हुए हैं, पेंडिंग डले हुए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग पे डले हुए हैं। और भजन भी हैं खाटू श्याम जी के, जहारवीर महाराज जी के हैं, योगा जी महाराज के। तो उन्हीं पे काम चल रहा है, स्टूडियो में डले हुए हैं, पेंडिंग हैं। जैसे ही कंप्लीट होते हैं वो आपके सामने आएंगे सभी के। धीरे धीरे करके तो आप यूट्यूब पे ही रिलीज कर रहे हाँ, हैं? यूट्यूब पे ही रिलीज करेंगे। हाँ ठीक है, यूट्यूब पे रिलीज करने के लिए हाँ, कोई एक ज़रूरत अच्छा नहीं है। अच्छा प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब। उससे यूट्यूब पॉपुलरिटी तो खैर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी साहित्यिक जर्नी से कितना सेटिस्फाइड हैं, मतलब अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड हैं? साहित्यिक जर्नी ही मुझको जिंदा रखे हुए है। हाँ, अगर काम तो डेली हम करते ही हैं। इंसान हैं तो साहित्यिक हैं, और साहित्यिक हैं तब इंसान हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई हैं। इंसान नहीं है तो साहित्यिक बन ही नहीं सकते। साहित्य आपके पास हो ही नहीं सकता है। सही बात है, मोरलिटी जब तक हाँ, नहीं होगी तो आप शब्द बाहर कैसे आएंगे? शब्द ही नहीं आएंगे। जो आपकी सोच होगी वही आपके शब्द आएंगे। अगर सोच गंदी होगी तो शब्द भी गंदे आएंगे। अगर सोच अच्छी होगी, आपका नज़रिया अच्छा होगा, आपका आईना अच्छा होगा, तो आप अच्छा लिखेंगे और सोचेंगे भी समाज के बारे में, अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। अच्छा, एक संगीत की एक नई विधा चली है, रैप। चल तो रैप। काफ़ी समय से रही है। तो पर्सनली अगर देखें तो मेरा मेरा जो मानना है, आई डोंट लाइक रैप। हालांकि रैप युवा युवा थोड़ा सा रैप ज़्यादा रैप पकड़ता है। में भी हमारे काफ़ी रैप लिखे हुए हैं। नहीं, आपका जैसे एक ओ बेबी टीना आया था, वो रैप का ही तरह कन्वर्जन रैप था, का भी लेकिन है। जो सिंगर ने उसमें जो किया है, मतलब मज़ा आ गया सुन के। अभी हमारा एक सॉन्ग डला हुआ है, रैप नहीं है वो, मैनपुरी के ऊपर है। वो भी आने वाला है, वो आप सुनिएगा। हाँ, लेकिन आपके सॉन्ग में रैप वाली बात हाँ, रैप प्योर सॉन्ग रैप नहीं रहती सॉन्ग है। और रैप बिल्कुल उसको मिक्स थोड़ा होगा। सा हाँ, करके उसको एक मॉडर्न रूप देके चलते हैं। फूड़ता नहीं होगी रैप में, फूड़ता नहीं होगी। जो हाँ, आजकल जो आजकल चल चल रहा रहा है। है उसमें फूड़ता बहुत हाँ, ज़्यादा है, फूड़ता वल्गैरिटी बहुत बहुत ज़्यादा ज्यादा है। है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो ये चल रहा है कि आप मुंह से बोल ही नहीं सकते। तो गाना तो बहुत भोजपुरी दूर दुनिया है, बहुत अलग ही चीज़ है। मुंह से उसे गाने में भी शर्म आएगी खुद को। सही लेकिन बात चल रहा है, चल रहा है। सब उसको लाइक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, जैसे एक सिंगर है अरिजीत सिंह जी, जी जी। माय फेवरेट, वन ऑफ द माय फेवरेट सिंगर्स। नए सिंगर्स में अगर मैं किसी को पसंद किया तो मैंने अरिजीत सिंह को पसंद किया। उन्होंने तो आके इंडस्ट्री की बिल्कुल जैसे दिशा नहीं होती है, इस ज़माने में जहाँ रैप और जो हाई नोट्स का वो जो चलन चला, अरिजीत सिंह के बाद से ही स्टार्ट हुआ। रैप को तो एक जैसे लगता है कोने में डाल दिया गया हो, क्योंकि अरिजीत सिंह तो खैर वन ऑफ द बेस्ट अरिजीत सिंगर सिंह है। बहुत बहुत बड़े सिंगर हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग जो आपकी चल रही है अभी फिलहाल, जी। वो यही है कि लगातार आप लिख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हाँ, करके काम चल रहा है। तो कुछ
ऐसा नहीं सोचते जैसे मैनपुरी में कोई स्टूडियो वगैरह तो है नहीं? नहीं, अभी सोच रहे हैं कि मैनपुरी में कुछ नया करने की चल रहा है क्योंकि मैनपुरी में। स्टूडियो ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा कई लोगों ने शुरू किए। आजकल है क्या कि एक साउंड कार्ड ले लो हाँ, और ये तो अमेजोन से दो खैर चल चार रहा वो है। हेडफोन मंगा लो और स्टूडियो मॉनिटर मंगा लो, आदमी बैठ के शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में ऐसे सफल हुआ जा सकता है? नहीं, ऐसे तो नहीं, प्रॉपर चैनल है। आप किसी भी चैनल से आउट चलेंगे तो सफल होने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक उस चैनल या उसके जो गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे सही बात है। तभी कामयाबी हो सकती है। फिर भी पक्का नहीं है कामयाब होंगे ही आप। हाँ, यह है रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या फ्यूचर आपने सोचा है? अभी तो यही है कि सॉन्ग जो हमारे पेंडिंग हैं और भजन है उन्हीं को लाने का सोचा है। और आने वाले समय में एक पुस्तक का भी विमोचन कराएंगे। पुस्तक कंप्लीट होने वाली है एक हमारी। सब कुछ आपकी वो भी आई हैं, बुक्स वगैरह, पत्रिका वगैरह निकलती हैं? हाँ, पत्रिकाएं काफ़ी निकली हैं हमारी। कोरोना टाइम में भी हमारा दैनिक जागरण है, अमर उजाला है और हिंदुस्तान समाचार है। उनमें काफ़ी हमारा लेख लिख हमारा हमने लिखे। काफ़ी गज़ल कविताएं उसमें छपी हमारी। हेडलाइन भी बनी उसमें। हाँ, अखबारों में आया भी। दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, अलग अलग अखबारों में सभी ने हमारी जो शायरी थी उसको हेडलाइन बनाया। जो शायद एक कादम्बरी मंच वाली भी शायद पत्रिका निकलती है, कादम्बरी उसमें जो भी हमारा आपका देवी आता है। मिला ग्राम सुधार प्रदर्शनी की भी उसमें भी पत्रिका निकलती है, उसमें भी हमारा छपता है। इस शायद बार तो भी छपा है। मंथली है मेरे ख्याल से पत्रिका, नहीं, मंथली वो है। साल में एक ही बार अच्छा, छपती एक है। बार निकलती है। लेकिन उसमें मैं देखा है कि आपके 2-3 पेजेस होते हैं इस बार भी एक्स्ट्रा, जो हमारा टेक्स्ट छपा होते है हैं। उसमें। इस बार भी छपा है हमारा। मैनपुरी में कि काफ़ी लोग, ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी ट्रस्ट पे आना थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल होता है, उसको जगह मिलना मुश्किल होता माता रानी का आशीर्वाद है ये तो। माता रानी कृपा बनाए रखती हैं हर साल। है। और फैमिली में फिर कैसा सामंजस्य बैठता है आपका? फैमिली में जब फैमिली के पास होते तो फैमिली लेकिन की तो बात करते हैं, और जब जब काम पे होते साहित्य हैं में तो होते काम तो की। साहित्य की बात करते हैं, और जब ऑफिस में होते तो ऑफिस की बात करते हैं। यानी कि आपने एक दूसरे से मिक्स नहीं हाँ, किया है, जो नहीं जहाँ होना भी जब नहीं है चाहिए, नहीं तो फिर होना भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है। प्रोफेशनल लाइफ को जब हम पर्सनल लाइफ में जोड़ते हाँ, हैं तो बिल्कुल। प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा समय देना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरा समय देना चाहिए। यानी कुल मिला के आप जो संघर्ष से निकले, कहते हैं ना कि यहाँ जो जौहरी होता है वो क्या जी। करता है, वो सोने को भट्टी में झोंकता हाँ, है। भट्टी में। अभी जितना ज़्यादा सोना गर्म होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरह के संघर्ष ने आपको यहाँ से। संघर्ष नहीं, जीवन में संघर्ष, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, जीवन अच्छा होगा और बहुत अच्छे अच्छे आपको लोग भी मिलेंगे। संघर्ष का मजा ही कुछ और है। चोरी चकारी, झूठ बोलना, इधर का माल उधर, यहाँ का यहाँ से कॉपी किया वहाँ पेस्ट कर दिया, ये सब बेकार है। नहीं, खैर इस वो ज़्यादा उसका होता भी नहीं है। अगर आप ये तो किसी कॉपी करेंगे थोड़ा बहुत चेंज करके तो पकड़ लिया किसी जाता है की कि ये तो उनका है। यहाँ से कॉपी करके वहाँ हाँ, पेस्ट कर दिया, आजकल सब यही कुछ तो है। है। अच्छा, एक चीज़ और भी आ गई है, एआई आ गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके साहित्य के क्षेत्र में प्रगति की है, या आप ये कह रहे हैं कि इसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है? नहीं, अब कहा जाए तो ये है कि एक बार जब कंप्यूटर ये जमाना आने के लिए था तो लोग बाग कहते थे कंप्यूटर से बहुत नुकसान होगा, काफ़ी बेरोजगार होंगे, रोजी रोटी जाएगी। लेकिन कहीं तक आज का कंप्यूटर का चलन भी बहुत कुछ बहुत हुआ, ज़्यादा कुछ हुआ। चीज़ें आसान भी हुई हैं और कुछ चीज़ें मुश्किल भी हुई, नौकरी भी गई, काफ़ी काम हुए। लेकिन आज हम लोग थोड़ा स्थिर हो गए हैं, उसकी आदत पड़ गई है, उससे काफ़ी उसके बिना चीज़ें कुछ होता ही नहीं है। जल्दी भी होने लगी हैं। जो मनुष्य के दायरे में नहीं थी वो चीज़ें कंप्यूटर करने लगा है। तो इसी तरह हो सकता है एआई से कुछ नया हो सकता है। नहीं, लेकिन और मुझे नहीं मिसयूज तो लगता। हर चीज़ का होता है।
क्योंकि जो फीलिंग अंदर से निकलती है, जो फीलिंग दिल से निकलती है, वो वो बात फीलिंग ही एआई अलग है। में कहाँ से आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। कितना भी आप डीप लिख लो, एआई से पता चल अभी जाता कि हाँ ये अलग अभी से मैं बनाया गया है। एक इंटरव्यू में देख रहा था, बहुत बड़े गीतकार हैं समीर हाँ, समीर साहब। समीर साहब, उनका एक इंटरव्यू था, तो किसी ने पूछा उनसे कि सर एआई के ज़माने में आप कैसे लिखेंगे, तो उनका जवाब था कि एआई के अंदर मेरा दिल नहीं है, बिल्कुल मेरा सही बात। जो मैं दिल से लिखूंगा वो एआई थोड़ी लिख सकता नहीं है। लिख सकते। तो एआई में शब्द सिर्फ अंदर एक से कमी निकलते है, हैं, वो दिल नहीं है उसके अंदर। वो शब्द दे सकता है शब्द आपको, नहीं, हाँ लेकिन शब्द दे सकता है, जो भावना है, आपका जो भावनाएं मन नहीं है, होती हैं। जो शब्दों में गहराई है, वो नहीं दे सकता। तो कुल मिला के आपको आज के परिप्रेक्ष्य में, जो आज का जो समय चल रहा है, जो नए लोग इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं या जो हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते नहीं, साहित्यिक, अगर आपके मन में कुछ विचार चल रहा है और आपके मन में कुछ करने की इच्छा है और उसे पेन के जरिए अगर कागज पर उतारना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा शौक है। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का बहुत अच्छा जरिया है। हैं? हाँ, तो मंच भी आ गए हैं, अगर बाई मंच चांस भी हैं आजकल, तो बहुत बड़े बड़े मंच हैं, आप मंच पे अपनी बात कहने के लिए हैं। यूट्यूब है, बहुत बड़ा मंच है, सुनी जाएगी, ऐसा नहीं कि ना आप बात सुनी जाएगी। सुनी जाएगी। कोई ऐसा पब्लिक कंपल्सन नहीं है कि नहीं साहब। पसंद करेगी पब्लिक, अगर अच्छा कंटेंट है आपका, अच्छा गजल है, शायरी है, कविता है, या कोई कहानी है, या गीत है, भजन है, कुछ भी है, अच्छा है, तो पब्लिक पसंद करेगी। हाँ, पहले के ज़माने में तो ये होता था, ऑर्गेनाइजेशंस जो हाँ ऑर्गेनाइजेशन होते थे वही बिल्कुल। ऑर्गेनाइज करते थे पूरे प्रोग्राम्स को। अगर उन्होंने मौका नहीं दिया बहुत प्लेटफॉर्म है तो आजकल, तो बहुत, आजकल तो इतना कुछ आ हाँ गया है। काफ़ी प्लेटफॉर्म है। तो चंद्रमोहन जी, आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी जर्नी को देखकर, और इतना संघर्ष से आप जो निकल के सामने आए और आगे भी आप काम कर रहे हैं, उम्मीदें भी काफ़ी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि छोटी सी जगह से शुरू करके और इतनी बड़ी जगह तक पहुँचना बहुत रियरली बहुत बहुत मुश्किल था। और किसी के मनोवर राणा साहब हैं, मुराद इंदौरी साहब हैं, शकील आजमी साहब हैं, समीर साहब हैं, इनके जैसे लोगों के साथ में काम करना और ये सब चीज़ें एक अलग पहचान है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से मैनपुरी जैसे एक छोटे से शहर से, बहुत ही छोटे से टाउन से, जो शायद 5-6 किलोमीटर में ही हेडक्वार्टर समिट गया है, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की ज़िंदगी जीते हुए और 2 जून की रोटी को जुटाने के प्रयास से लेकर और आज बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में काम करने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ और सिंपलिसिटी में रहने वाले व्यक्ति चंद्रमोहन जी आज हमारे स्टूडियो में आए थे और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और मेरा भी यही कहना है कि संघर्ष यही जीवन है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ देंगे उस दिन आप ख़त्म हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ और अगले एपिसोड में एक नई हस्ती के साथ में, एक बड़ी हस्ती के साथ में आपकी फिर से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।